So let's start with part 2, chapter 2, relevancy of facts. ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है, फॉल्सस इन ऊनो falsus in uno, falsus in omnibus. इसका मतलब होता है if a thing is false in respect of one aspect, it is completely false. मतलब एक थिंग अगर दूसरे थिंग से लिंक्ड है और एक चीज़ फॉल्स है, दूसरे थिंग से लिंक्ड मतलब रेलेवेंट नहीं बात कर रही हूँ मैं, रेलेवेंसी की बात नहीं कर रही हूँ. अ थिंग विच इज़ फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एस्पेक्ट, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. मतलब एक एस्पेक्ट से लिंक्ड अगर कोई थिंग है और वो फॉल्स है तो ऐसा माना जाएगा कि सारे एस्पेक्ट उस चीज़ के आगे जो एस्पेक्ट्स है वो सब फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल, इस डॉक्ट्रिन को हम इंडिया में नहीं मानते हैं, बट इसका बस मीनिंग आ जाता है. तो इसका मीनिंग है इफ़ अ थिंग इज़ फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एस्पेक्ट, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्ट में गए हैं, है ना, विटनेस बन के. तो आपने वहाँ पर, कोर्ट आपका एग्जामिनेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपने कोई एक चीज़, आप पूरे कटघरे में हैं, ठीक है, आपने पूरा बता रहे हैं आप कि मेरे सामने मर्डर हुआ था और आप आई विटनेस हैं उसके कि मर्डर हुआ था, फिर मर्डर करके वो भाग गया था, ऐसा करके पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं. पर आपने अपनी खुद की डिटेल्स गलत बताई हैं, अपना नाम गलत बताया है. भले ही वो इस डर से कि आपके पीछे कोई ना लग जाए, कोई दुश्मनी ना हो जाए, इसलिए आपने गलत बताया है ना. पर आपने अपनी डिटेल्स गलत बता दी कोर्ट को, अपना नाम गलत बता दिया, एड्रेस गलत बता दिया. तो ऐसा माना जाएगा कि आपका जो आपने गवाही दी है ना वो पूरी गलत है. तो ये इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है, ठीक है. बट ये हम इंडिया में लागू नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना, पर ये एक जैसे रूल ऑफ कॉशन बोलते हैं वो है. अगर कोर्ट को पता चल गया आपने ये डिटेल्स गलत दी हैं तो आपने बाकी सारी जो डिटेल्स दी है ना उसमें कोर्ट कॉशियस रहेगा, पूरा देख परख करके आपकी बातों पे बिलीव कर लेगा, ब्लाइंडली फेथ नहीं करेगा. पर पूरी डॉक्ट्रीन एज इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है इंडिया में. अब एक और टर्म होता है फैक्टम प्रोपैंडम. इसका मतलब होता है फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड. प्रिंसिपल फैक्ट होता है जो, मतलब किस आदमी ने मर्डर किया है कि नहीं किया है, ये प्रिंसिपल फैक्ट हो गया ना आपका, जिसके इर्द गिर्द पूरा केस है. तो ये क्या हो गया, फैक्टम प्रोपैंडम, जो प्रूव करना है आपको, प्रिंसिपल फैक्ट. और एक और टर्म होता है फैक्टम प्रोबस. इसका मतलब होता है एविडेंशियरी फैक्ट, ठीक है. तो ये सारे टर्म्स इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में आ जाते हैं इसके मीनिंग्स, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3. एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस of non-existence of every fact in issue or such other fact as are herein declared to be relevant and of no other. इसकी हेडिंग क्या है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स. तो यही सेक्शन क्या बोलता है, जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स है ना, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है, जो फैक्ट इन इशू के हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है. जो फैक्ट इन इशू के रेलेवेंस में कोई फैक्ट हो, मतलब अगर किसी ने मर्डर किया तो कोई विटनेस है, उसने देखा था,
तो वो बता रहा है कि इसने इस वेपन से मर्डर किया, तो ये क्या हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया एक, है ना। तो वो होता है रेलेवेंट फैक्ट। उसके लिए आप कोई भी एविडेंस दे रहे हैं ना, वो सेक्शन 3 में लिखा है कि एविडेंस मे बी गिवन इन अ सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, या तो वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट है उसके लिए आप एविडेंस दे रहे हैं, या तो वो एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है ये बोल के आप एविडेंस पेश कर रहे हैं, या फिर वो एक्ट जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये बोल के आप उसके लिए एविडेंस दे रहे हैं कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इसका एविडेंस है। बट ये सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट पे ही है, नो अदर फैक्ट। तो आप कैसे एविडेंस दोगे केस के कोर्ट के आगे? ऐसे एविडेंस दोगे या तो कोई लॉजिकली रेलेवेंट एविडेंस है या लीगली रेलेवेंट एविडेंस है। लॉजिकली रेलेवेंट या लीगली रेलेवेंट। लॉजिकली रेलेवेंट कैसे कि हाँ आप ये एविडेंस दे रहे हो कि कोर्ट ये माने कि ये चीज़, कोई भी प्रूडेंट मैन ये माने कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही करती है, ये बहुत लॉजिकल है। आरुषि तलवार के केस में जब उसका डोर ओपन किया था तो हर जगह ब्लड के निशान थे, तो रेलेवेंट, लॉजिकली रेलेवेंट क्या था कि हाँ उसका मर्डर हुआ है, उसको कट किया गया है, तो कोई वेपन यूज़ किया गया होगा कट करने के लिए, तो ये क्या हो गया, लॉजिकली रेलेवेंट हो गया कि कोई ना कोई वेपन तो यूज़ किया ही होगा। कट, उसको इतना बड़ा कट लगा हुआ है गले पे और खून इधर उधर फैला हुआ है, तो लॉजिकल सी बात है। और लीगली रेलेवेंट क्या होता है, कोई भी ऐसे फैक्ट्स व्हेन अलाउड बाय द स्टैट्यूट, जो रेलेवेंट है स्टैट्यूट की तरफ से। अब लीगली रेलेवेंसी क्या होता है कि अब देखो, जो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, हर लॉजिकली रेलेवेंट को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट लीगली रेलेवेंट को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे मर्डर वेपन मिला है ना, तो मर्डर वेपन मिला है तो कोर्ट में एडमिसिबल है वो, तो वो क्या हो गया, लीगली एडमिसिबल, लीगली रेलेवेंट हो गया। किसी ने किसी विक्टिम को भागते हुए देखा कहीं, मतलब घर से निकलते हुए। इसका एक केस भी था, बहुत ही पुराना लैंडमार्क केस है, आई कांट रिमेम्बर, आई टेल यू लेटर। तो उसमें क्या हुआ था, केस के फैक्ट्स बता देती हूँ मैं, कि एक घर था, उसमें अनसाउंड माइंड की लड़की थी और उसके पेरेंट्स रहते थे। उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए कुछ टाइम के लिए, तो वापस जब वो घर पे आए तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की थी उनकी अनसाउंड माइंड, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब किसी लोगों ने, कुछ जो आसपास के लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बताया पुलिस को कि हमने एक आर नाम का, मान लो आर नाम का लड़का आसपास देखा था इतने बजे, ठीक है। आर नाम का लड़का इस घर के आसपास था, इस घर से भागते हुए निकल रहा था। तो ये जो भागते हुए निकल रहा था ये क्या हो गया, लीगली एडमिसिबल है ना ये चीज़, तो ये क्या हो गया, लीगल रेलेवेंस हो गया, ठीक है। बट देखो, हर लीगल रेलेवेंस चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर लॉजिकल रेलेवेंट लीगल रेलेवेंट हो, पर हर लीगल रेलेवेंट चीज़ लॉजिकल रेलेवेंट होती है, लॉजिकली रेलेवेंट होती है, ठीक है। तो ये जब इसके आसपास दिखा तो ऑब्वियसली शक इस पे ही हुआ और सर्कमस्टांशियल एविडेंस मानते हुए इसको ही पनिशमेंट मिली, ऐसा हुआ था केस में। बट द पॉइंट इज, लीगली रेलेवेंट ये है, लॉजिकली रेलेवेंट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर लॉजिकल रेलेवेंट चीज़ लीगली रेलेवेंट हो, पर ये ज़रूरी है कि हर लीगली रेलेवेंट चीज़ लॉजिकली रेलेवेंट हो। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि कौन सी लॉजिकली रेलेवेंट चीज़ लीगली रेलेवेंट नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने सारी चीज़ें अपने एडवोकेट को डिस्कस करी, सब चीज़ें
कि मैंने ये किया, कोई भी आपका केस चल रहा है, आपने एडवोकेट को सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बोली, है ना, और उसने वो क्या कोर्ट में आके बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि वो एडमिसिबल ही नहीं है। पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन किया, है ना। तो लॉजिकली रेलेवेंट चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लीगली रेलेवेंट हो, पर लीगली रेलेवेंट चीज़ लॉजिकली रेलेवेंट होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सेक्शन 3 समझ में आ गया। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो जो फैक्ट इन इशू हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उनको प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम एविडेंस देते हैं। ये चीज़ आ गई समझ में। देन एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज disentitled to prove by any provision of law for time being in force। सेम चीज़ आ गई, लॉजिकली रेलेवेंट। भले ही वो चीज़ लॉजिकली रेलेवेंट है, पर कोई प्रोविज़न, किसी एक्ट का प्रोविज़न मना कर रहा है कि ये आप कोर्ट में नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे एडवोकेट को आपने कुछ भी बताया तो आप वो एडवोकेट आके कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता है, वो विटनेस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोविजन ऑफ लॉ मना करता है ना। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो एविडेंस पेश कर रहा है, पर कोई लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ सीपीसी नहीं, कोई भी सिविल प्रोसीजर में बहुत सारे लॉज आते हैं, लिमिटेशन एक्ट वगैरह भी आते हैं। तो सिविल प्रोसीजर का कोई भी लॉ XYZ, कोई भी लॉ आपको अगर उसका कोई भी प्रोविज़न मना कर रहा है कि इस टाइप का एविडेंस आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, तो वो आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। वो लीगली रेलेवेंट चीज़ नहीं है, भले ही वो लॉजिकली रेलेवेंट हो। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन ये बोलता है। अब ये एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन A इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ B। ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने बी को मार मार के क्लब के सामने, क्लब एक वेपन भी होता है तो उसकी बात हो रही है, बाय बीटिंग हिम विद क्लब, किसी वेपन से बहुत मारा है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो यहाँ फैक्ट एंड इशू होंगे कि बी का मर्डर ए ने ही किया है क्या, बहुत तेज़ मार मार के क्लब से। क्या ए के मारने से बी की डेथ हो गई, क्या उसके ही मारने से डेथ हुई है, या किसी और चीज़ की वजह से कोई और रीज़न भी रहा है, क्या ए का इंटेंशन था क्या बी की डेथ करने का। तो ये सब क्या होगा, फैक्ट एंड इशू होगा। अब इस पे आप एविडेंस दोगे, या तो इसको प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए। ठीक है, ये हो गया सी सेक्शन। इसका बी पार्ट क्या बोलता है, अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम और हैव in readiness for production at the first hearing of case a bond on which। अब देखो, अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसपे जो पार्टी है, अगर वो किसी बॉन्ड पे रिलाई कर रही है, तो उसको फर्स्ट हियरिंग में सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। सीपीसी में भी पढ़ा था ना, सारे जिस पे वो रिलाई कर रहा है फर्स्ट हियरिंग पे ही देना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट हियरिंग में कब दे सकता है, सीपीसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो सब्सिक्वेंट स्टेज पे वैसे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, पर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि पहले ये पेश नहीं हो पाया क्योंकि ये मेरे पास नहीं था ये डॉक्यूमेंट, या मेरे पोजेशन में नहीं था, या कुछ भी ऐसा एक कोर्ट को सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देना पड़ता है, तभी कोर्ट एडमिट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो फर्स्ट हियरिंग में ही उसको जो भी बॉन्ड है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। देन सेक्शन 4 पे आते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स से रिलेटेड है ये। तो फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, वो फैक्ट्स क्या हैं जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, इशू में नहीं हैं, मेन फैक्ट्स नहीं हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं किया, ऐसा फैक्ट नहीं है। पर क्या हो सकता है, क्या ए और बी की पहले से कोई लड़ाई थी क्या, ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू नहीं है पर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट हो गया। ठीक है,
though not in issue, facts which though not in issue are so connected with the fact in issue are relevant fact as to form part of the same transaction, are relevant whether they occurred at the same time same place or different time different place. ठीक है, बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड, मतलब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा, ए और बी की लड़ाई हुई, ए ने बी को एक वेपन से मारा, है ना, इस वेपन से मारा, तो क्या ए और बी की लड़ाई, अगर ए ये वेपन घर से लेके आया था मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में उनकी लड़ाई हुई, ऐसा हुआ, फिर उसने मारा, तो ये तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। पर ए ने सडन प्रोवोकेशन में पत्थर उठा के बी को मार दिया, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। या फिर बी को, ए और बी एक कमरे में हैं, ठीक है, और बी की वहाँ से तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो क्या ये फैक्ट एन इशू नहीं है चिल्लाने की आवाज़ आई कि नहीं आई, ठीक है, बट ये क्या क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है कि बी की बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, किसी ने बाहर, एक सी खड़ा था, सी आदमी ने सुनी वो आवाज़, तो और बी वहाँ से निकलते हुए देखा, तो उसने मान लिया, भले ही उसने नहीं देखा मारते हुए, पर क्या ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है और सेम ट्रांजैक्शन में हुआ था। अब ये तो सेम टाइम और सेम प्लेस की बात हो गई, है ना। डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस की कैसे बात, ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट किया, बहुत तेज, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, मतलब ऑलमोस्ट अधमरा छोड़ दिया उसको, ठीक है, रो रो के बी सी के पास आया उसी टाइम, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हुआ क्योंकि उसी टाइम आया। पर क्या बी रात को आया सी के पास और सारी बात बताई, तो क्या वो सेम ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। उसी टाइम आया स्ट्रेट टू सी, उसी टाइम से मतलब सेम ट्रांजैक्शन में, मतलब कनेक्टेड हैं फैक्ट्स, कि बी को मारा उसने और बी गया सी के पास, सी टकरा गया उससे और उसने खूब रोया बताया ये चीज़, है ना। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ए बी को बहुत तेज़ तेज़ मार रहा है, बहुत तेज़ तेज़ मार रहा है, तो सी, उनका जो बेबी है, वो बाहर गया मोहल्ले में, जाके उसने बोला कि पापा को रोको, मम्मी को वो मार रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कनेक्टेड फैक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। पर सी जाके शाम को अपने दोस्त को बताता है पार्क में कि यार आज तो पापा ने मम्मी को बहुत मारा, तो क्या ये रेलेवेंट फैक्ट हुआ? क्या ये कनेक्टेड फैक्ट हुआ? क्या ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट नहीं हुआ? पर उसी टाइम जाके अगर सी ने बताया डिफरेंट प्लेस पे और थोड़े से डिफरेंट टाइम पे, तो क्या वो कनेक्टेड सेम ट्रांजैक्शन में आया? तो वो सेम ट्रांजैक्शन में आएगा, ठीक है। तो फैक्ट विच आर सो कनेक्टेड, विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू, जो फैक्ट एंड इशू से क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। जी, सी ने जिस नेबर को जाके बताया, क्या नेबर वो गवाही दे सकता है क्या कि वो तो उनकी बेटी आई थी, रो रो के बता रही थी कि पापा बहुत मार रहे हैं मम्मी को, ये बहुत मारा अभी मम्मी को, है ना। तो ये क्या हो गया? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट हो गया, पर फैक्ट एंड इशू नहीं है ये, पर फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और अ रिलेवेंट फैक्ट से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, और सेम ट्रांजैक्शन का फैक्ट भी पार्ट भी है ना। आर रिलेवेंट, these facts are relevant, closely connected facts are also relevant when they occurred at the same time or same place or different time or different place, ठीक है। इसे हम एक और चीज़ से बोलते हैं, इसका नाम है एक सेकेंड, रेस्केस्चे, ठीक है। सेक्शन 4 का ये नाम है, इसका मतलब क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। अब इसका एक केस है, आर वर्सेस
बेडिंग फील्ड। इसमें हस्बैंड ने वाइफ का गला काट दिया था और उसकी बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना केस है। तो कोर्ट ने ऐसा बोला था कि स्टेटमेंट आफ्टर इवेंट नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट आफ्टर द इवेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो चिल्लाने की आवाज़ को एडमिसिबल नहीं माना उन्होंने, कोर्ट ने। और ये केस बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था, कोर्ट का जजमेंट बहुत क्रिटिसाइज हुआ था ये। एक और केस है आर वर्सेस फॉस्टर। इसमें मम्मी ने अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाया या स्कूल छोड़ के आई, और बहुत तेज़ एक कार आ रही थी या कोई भी गाड़ी बहुत तेज़ ड्राइव करके आ रही थी, और उसने सिर्फ बच्चों की आवाज़ सुनी, उसने देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कोर्ट ने एडमिसिबल माना था? बिल्कुल माना था, कि भले ही उसने एक्सीडेंट नहीं देखा, बट फिर भी उसने आवाज़ जो सुनी वो गेस्चे है। अब ए और बी की लड़ाई हो रही है और उसमें आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं और अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो उनके कमेंट्स क्या क्लोजली कनेक्टेड हैं ट्रांजैक्शन से? बिल्कुल हैं, पर फैक्ट एंड इशू नहीं है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 1। ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन arms insurrections in which property is destroyed, troops are attacked, jails are broken. ठीक है, the occurrence of these fact is relevant कि ए अक्यूज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने का, मतलब वॉर एक प्रोवोक करने का। क्यों रेलेवेंट है ये चीज़? अब क्या क्या एक चीज़ इससे कनेक्टेड फैक्ट है कि उसने जेल सारी तोड़ दी, ठीक है, ट्रूप्स को अटैक किया, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करी। तो ये सब क्या हो गए? सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हुए, कनेक्टेड, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। भले ही ये सब जगह प्रेजेंट ना हो, पर फिर भी ये चीज़ क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स माने जाएंगे। अब फिफ्थ, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, इसको बोलते हैं हम स्कोप। सॉरी, ठीक है। एस फॉर स्टेट ऑफ थिंग्स, सी फॉर कॉज, ओ फॉर ओकेजन, OP for opportunity and E is for effect। ठीक है, तो ये याद रखना इससे सेक्शन 5 में। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शंस आर रेलेवेंट। अब इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, ए मर्डर्ड बी, इसका मर्डर किया। अब बी ने ए को बहुत जगह नोचा, रेजिस्ट तो ऑब्वियसली करेगा ही ना, बहुत जगह नोचा। और रीज़न क्या था इसका मर्डर करने का? अगर धुरंधर मूवी देखी होगी तो उसमें उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जसकीरत की जिससे पहले लड़ाई थी, जिसकी वजह से उसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी, ठीक है, उसने उसके फादर का और पूरी मतलब सिस्टर का भी मर्डर कर दिया था, ठीक है। तो ए मान लो और बी और सी फादर और सिस्टर मान लो, यस, एफ और सी ले लो।
एफ और एस फादर एंड सिस्टर हैं, ये ए है जिससे दुश्मनी है और ज़मीन का इनका विवाद है कुछ, ठीक है। तो ए ज़मीन के मामले में गया एफ के पास और इसका और एस का मर्डर कर दिया, ठीक है। यहाँ स्कोप क्यों मिट गया, स्कोप, ठीक है। तो एस एफ और एस का मर्डर कर दिया इसने, ठीक है। एफ और एस ने बहुत रेजिस्ट किया, इसको ए को बहुत नोचा भी, इसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स भी हैं। तो जैसे ही जसकीरत घर पे पहुंचा उसने देखा कि एफ और एस का तो मर्डर हुआ है। तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या थी, स्टेट ऑफ थिंग्स कि पूरा बॉडीज, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, मर्डर हुआ है, ठीक है। कॉज क्या था, तो जसकीरत को पता था कि फैमिली, ये जो ज़मीन का है इसका विवाद चल रहा है, तो समझ गया कि कॉज क्या है और किसने किया होगा। तो कॉज क्या था, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ओकेजन, जैसे ही इसने ए ने देखा कि जसकीरत घर पे नहीं है, एफ और एस अकेले हैं, इसने ओकेजन देखते अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और एफ और एस का मर्डर कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ, मर्डर इज द इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जसकीरत ने फटाफट जाके बी ए को मार दिया, यही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज इफेक्ट। ओकेजन क्या था कि जसकीरत घर पे नहीं था, उसको, उसकी बहन को और फादर को अकेला देख के उसने मार दिया। कॉज प्रॉपर्टी का मामला था, इफेक्ट मर्डर। इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, जो फैक्ट्स के रेलेवेंट हैं और जो स्टेट ऑफ थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजैक्शन, जो उनको अकर होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली ना, वो सारी चीज़ें भी रेलेवेंट मानी जाएंगी, ठीक है। कि प्रॉपर्टी का मामला था, ओकेजन था, इफेक्ट क्या रहा, मर्डर, एंड स्टेट ऑफ थिंग्स कैसी थी और अपॉर्चुनिटी क्या थी उसका मर्डर करने के लिए, क्या उसने, जो अक्यूज्ड है, उसने अपॉर्चुनिटी देख के मर्डर किया। अब एग्जांपल्स देखो, ए ने बी का मर्डर किया और जो ग्राउंड था ना उस पर मार्क्स थे, मान लो पैरों के निशान थे ए के, और वो पैर, जैसे मैंने आपको एक केस बताया अभी कि वो अनसाउंड माइंड वाली बेटी थी उनकी घर पे, और आर आया, आर ने उसको मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था उनकी बेटी के साथ और वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसे मार दिया, ठीक है। कॉज भी है, इफ़ेक्ट भी है, स्टेट ऑफ थिंग्स भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी थी कि पेरेंट्स बाहर गए हुए थे तो मार दिया अपॉर्चुनिटी देख के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट होंगी। अब ए ने बी का मर्डर किया, ग्राउंड पे मार्क्स थे, ग्राउंड पे रेजिस्ट करने के, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल नियर द प्लेस, कि पैरों के निशान नहीं, स्ट्रगल से जो निशान हुए हैं। मान लो बहुत उसने स्ट्रगल किया तो आसपास पूरी मिट्टी फैली हुई है, तो इससे पता चल रहा है उसके हाथ के निशान है, पूरा पता चल रहा है कि उसने स्ट्रगल किया, अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की है, भागा है बहुत दूर दूर तक। तो उस प्लेस को पुलिस सीज़ कर लेती है ना, तो इन चीज़ों के लिए सीज़ करती है, ये देखने के लिए कि क्या ये मार्क्स वगैरह रह गए हैं। तो ये मार्क्स भी रेलेवेंट होते हैं क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन का कॉज स्टेट ऑफ थिंग्स बताते हैं। तो स्टेट ऑफ थिंग्स भी एक रेलेवेंट पार्ट ही है। या फिर उसके बाद, अब ये भी हो सकता है कि उसके बाद उसने क्या अपॉर्चुनिटी देख के मारा ए ने बी को, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी देख के मारा, बी घर पे अकेले था, मान लो बी एक माइनर है,
वो उसके मम्मी पापा के बिना है, तो ये अपॉर्चुनिटी देख के ए ने इसको मारा, इसने बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करी, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मानी जाएगी कि आज बी अकेला था इसलिए मारा गया। तो दैट्स इट, 5th वाला भी यहीं ख़त्म होता है। सो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उससे याद रखना कि 6th में क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, ठीक है, PCM। तो ये क्या बोलता है, अब देखो 3 में हमने पढ़ा कि जो भी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड जो भी एविडेंस होगा उससे रिलेटेड वो सारे क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। 4th में हमने पढ़ा कि जो फैक्ट एंड इशू है, रेलेवेंट फैक्ट है, उससे जो भी कनेक्टेड इमीडिएट क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट होंगे। 5th में हमने पढ़ा स्कोप, स्टेट ऑफ थिंग्स, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और ओकेजन, ये सब क्या होगा, ये भी रेलेवेंट होंगे। अब 6th कहना चाहता है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सब भी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। कैसे, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये दिखाता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है मोटिव या प्रेपरेशन। अब मोटिव क्या होता है, मोटिव मतलब एम। प्रेपरेशन क्या होता है, किसी ने पॉइजन की बॉटल खरीदी, ठीक है, ए ने पॉइजन की बॉटल खरीदी बी को मारने के लिए, मारना क्या हुआ, उसका मोटिव हुआ। पॉइजन की बॉटल शॉप से खरीद के लाना क्या हुआ, उसका प्रिपरेशन हुआ, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन और मोटिव भी क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट होंगे। अब इसका क्लॉज 2 बोलता है, सबसेक्शन 2, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी, कंडक्ट की बात करता है कि कोई भी पार्टी का कंडक्ट या एजेंट का कंडक्ट ऑन पार्टीज बिहाफ in reference to the suits and proceedings or in reference to fact and issue or relevant fact। कोई भी पार्टी का कंडक्ट हुआ है या एजेंट का कंडक्ट हुआ है इन रेफरेंस टू द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, मतलब विक्टिम की बात कर रहा है ये। या तो पार्टीज का कंडक्ट है, पार्टीज इन द सेंस कि जो डिफेंडेंट हैं, एजेंट्स हैं, ये सब, ठीक है, जो अक्यूज्ड है उसका कंडक्ट, और विक्टिम का कंडक्ट जो कि सब्जेक्ट हुआ है टू एनी प्रोसीडिंग्स। इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट एंड इशू, अगर उनका कंडक्ट फैक्ट एंड इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है, वेदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, या तो पहले एक्ट के पहले उनका ऐसा कोई कंडक्ट था या एक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉइजन कि ए को बी को मारना था तो वो पॉइजन लेके आया, ये क्या हुआ, उसका प्रीवियस कंडक्ट हुआ, उसने ऑफेंस करने से पहले ये कंडक्ट किया ना, तो प्रीवियस कंडक्ट हुआ। और बाद का कंडक्ट क्या हुआ, वो उसे पॉइजन देके और पीछे से छुपके से भाग के निकल रहा था, ये क्या हुआ, बाद का कंडक्ट हुआ, है ना। या फिर ये तो कनेक्टेड फैक्ट, देखो कनेक्टेड फैक्ट और 6th में कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 4 और 6 में कनेक्टेड फैक्ट मतलब क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, ये जो है ना ये उसके बाद की बात कर रहे हैं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन में नहीं है, सब्सिक्वेंट या प्रीवियस कंडक्ट की बात हो रही है। मतलब पॉइजन खरीद के लाना, फिर उसके बाद उसे पॉइजन दे के, फिर जब कुछ सब कुछ हल्ला वल्ला सब हो गया, तो वो जैसे कोई मान लो जैसे किसी ने बोला कि पुलिस आ रही है, सब यहीं रहना, तो पुलिस जब आने वाली थी तो ए चुपके से निकल के भाग गया, तो ये उसका सब्सिक्वेंट वो हो गया कंडक्ट, ये कनेक्टेड फैक्ट नहीं है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी रेलेवेंट है। या मान लो 2-3 दिन बाद अगर पुलिस इंस्पेक्शन के लिए आई
और ए छुप छुप के भाग रहा है पुलिस से, इंस्पेक्शन नहीं करवा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। और विक्टिम का सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट, अगर ए विक्टिम को मारने के लिए भाग भाग के दौड़ रहा है ना, और बी कहीं छुप के बैठा है, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कहीं छुप के बैठा है, बाहर नहीं जा रहा कि नहीं मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे ए मार देगा, क्या हो गया, प्रीवियस कंडक्ट हो गया। ठीक है, ये सब भी रेलेवेंट है क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। अब यहाँ कंडक्ट की डेफिनेशन दी है, डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। ठीक है, कंडक्ट जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता है, कोई भी कंडक्ट स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर बी ने बोला कि ए मुझे मारना चाहता है तो वो कोई रेलेवेंट नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं हुआ। बट ए ने अटेम्प्ट किया मर्डर करने का बी का, तो ये बी पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा सारे सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किया है, वो ऐसे आया मेरे पास और उसने मुझे बंदूक दिखाई और ये किया, तो ये क्या हो गया, ये रेलेवेंट हो गया। ठीक है, तो कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी और एक्सप्लेन अदर एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो कंडक्ट्स हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, बट कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरा कंडक्ट उसका एक्सप्लेन कर रहा है, अकम्पनी कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो रेलेवेंट हो गया। व्हेन एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलेवेंट। मतलब अब मान लो जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ए बी सी डी ये बैठ के चाय की दुकान पे चाय पी रहे हैं, है ना, और ये ए है ना जो इसने मर्डर किया है, किसका, एम का, एम का मर्डर किया है ए ने। अब यहाँ पर आता है ई और बोलता है कि यार पुलिस आ रही है और एम का जो मर्डर हुआ है ना उसका इंस्पेक्शन वगैरह पूछताछ करने के लिए आ रही है। तो ए के तो बिल्कुल पसीने छूट गए, वो एकदम डर गया, तो ये क्या हो गया, रेलेवेंट कंडक्ट हो गया उसका। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, ई ने स्टेटमेंट दिया इसके आगे कि पुलिस आ रही है वो करने, इन्वेस्टिगेशन करने, तो इस स्टेटमेंट से उसका क्या हुआ, उसका कंडक्ट अफेक्ट हुआ, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट है। ए का कंडक्ट अफेक्ट हुआ ना, फटाफट भाग के गया घर, सारे सबूत छुपाए, तो ये कैसे हुआ, ई के स्टेटमेंट से हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी रेलेवेंट है। इन फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू, तो जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्स इन इशू को, क्या वो रेलेवेंट होंगे, बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। अब मान लो इसका एक एग्जाम्पल से समझो, ए और बी की ज़मीन का विवाद था, है ना, इनकी ये प्रॉपर्टी है और इसका डिस्प्यूट था ए और बी के बीच में, है ना। तो ए ने एक बार अपॉर्चुनिटी देख के, कौन से सेक्शन में अपॉर्चुनिटी देख के, जो अपॉर्चुनिटी है वो रेलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 5 में ना, तो ए ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देख के बी का मर्डर कर दिया, बी का मर्डर हो गया तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, लीगल हेयर ए और बी थे, और अब ए क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर सकता है बी का पार्ट हटा के, है ना। और फैक्ट इन इशू क्या चल रहा है कोर्ट में, क्या ए ने बी का मर्डर किया तो क्या ए का कोई इंटेंशन था, फैक्ट इन इशू क्या चल रहा है, इंटेंशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाले जो फैक्ट्स हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ए का इंटेंशन,
क्या कि इनकी प्रॉपर्टी का भी विवाद चल रहा था, जिसमें ए और बी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और जब भी मिलते थे झगड़ा करते थे। तो ये ए और बी क्या हो गए, ये फैक्ट क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको, इंटेंशन ऑफ ए को। आई होप दिस इज क्लियर। एंड विच सपोर्ट्स, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। कोई भी सेक्शन पढ़ो तो ब्रेक करके पढ़ो उसे। विच सपोर्ट और रिबट, रिबट मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, रिबटेबल, इररिबटेबल, जैसे डिबेटेबल है, ठीक है। फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट, रिबट मतलब रॉन्ग प्रूफ करना, एंड इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू, कोई ऐसा फैक्ट है जो फैक्ट एंड इशू को या तो सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है, या उसके अगेंस्ट जा रहा है या सपोर्ट कर रहा है उस फैक्ट एंड इशू को, तो वो भी रेलेवेंट होगा। फैक्ट विच एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग, पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट, कोई ऐसा फैक्ट है जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसी थिंग को या किसी पर्सन को जिसकी आइडेंटिटी रेलेवेंट है, तो वो फैक्ट्स भी क्या हो गए, रेलेवेंट फैक्ट्स हो गए। ए ने बी का मर्डर किया चाकू से, ठीक है, ये चाकू है, ए ने बी का मर्डर इस चाकू से किया, इस पे खून लगा हुआ है और ये ए के पोजेशन में मिला, तो ये चीज़ की इस पे खून लगा हुआ है और ए के पोजेशन में है ये चीज़, तो ये क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है किसी चीज़ को जो कि रेलेवेंट फैक्ट से लिंक्ड है, फैक्ट एंड इशू से लिंक्ड है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है ये चीज़ एक थिंग को, तो ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट है। किस पे खून लगा है, ए के पोजेशन में ही मिला है, बी का अभी अभी जस्ट मर्डर हुआ है, ए और बी एक दूसरे को जानते थे, खून का डीएनए मैच हो गया है, ये क्या हुआ है, ये भी रेलेवेंट फैक्ट्स ही हुए। या कोई ऐसे फैक्ट्स जो फिक्स टाइम या प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, कोई ऐसे फैक्ट जो टाइम और प्लेस को दर्शाते हैं जहाँ पर रेलेवेंट जो फैक्ट एंड इशू है वो हुआ था, ठीक है, या फिर जो ये शो करते हैं दैट कि ए और बी का कोई रिलेशन था, ए और बी का कोई रिलेशन था, ऐसे फैक्ट्स जो वो रिलेशन शो करते हैं, जैसे इनकी प्रॉपर्टी है कोई, तो भाई भाई हैं, ये रिलेशन शो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो ये भी क्या हो गए, रेलेवेंट फैक्ट्स हो गए। So this was all about section 7. सेक्शन 7 एक और चीज़ की बात करता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है कि अगर पुलिस को, मान लो कल मैंने मैंने एक फैक्ट्स एक्सप्लेन किए थे एक केस के, कि ए जो मतलब एक लड़की है अनसाउंड माइंड की, उसके पेरेंट्स उसको घर पे छोड़ के बाहर गए हैं, एक पीछे से एक बंदा आया आर नाम का, और उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देख के, सेक्शन 5 में मैंने एक्सप्लेन किया था, अपॉर्चुनिटी देख के गया और इसका मर्डर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लड़की और इसका आर का अफेयर चल रहा था और ये लड़की प्रेग्नेंट थी, तो ये डर गया आर और इसने इसका मर्डर कर दिया। ये केस के फैक्ट्स हैं, आर वर्सेस रिचर्डसन इस केस का नाम है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ए के पैरों के निशान मिल गए थे पुलिस वालों को, वहाँ जो जंगल था ना उस पर ए के पैरों के निशान मिल गए थे, उससे आइडेंटिफाई किया था कि ये रिचर्डसन यही है जिसने मर्डर किया है। तो ये जो पैरों के निशान हैं, ये देखने के लिए, बहुत पुराना केस है ये, तो ये देखने के लिए कि किसके पैरों के हैं, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था इंक्लूडिंग रिचर्डसन। तो रिचर्डसन के जूतों का जो साइज़ था, उसके शूज़ का साइज़, वो बिल्कुल इसके मैच कर रहा था, तो उससे आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये इतने सारे लोगों को बुलाया, या फिर मान लो CID देखा होगा सबने, तो उसमें ड्राइंग बनाते हैं वो लोग
कि ये पर्सन लापता है, ये ऐसा दिखता है, इसकी दाढ़ी है और बड़े बड़े बाल हैं, ऐसा दिखता है ये पर्सन। एक स्केच बनाते हैं उसका पोर्ट्रेट। तो उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा दिखने वाला सारे लोगों को एक साथ पुलिस बुलाती है और विटनेसेस को बुलाती है और विटनेस को बोलती है कि आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन था। ठीक है, फिर विटनेस आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये सेक्शन 54 ऑफ BNSS में भी है। तो ये भी क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया। नाउ सेक्शन 8, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिज़ाइन। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस, कि एक ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसमें तो ये ए ने ही नहीं किया है, इसके साथ तो और लोग मिले हुए थे। रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने का कि 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, उन लोगों ने साजिश की, कॉन्स्पिरेसी रची है, टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग एनीथिंग डन। और कैसे पता चला ये चीज़, कुछ भी ऐसा उन लोगों ने कहा, एनीथिंग सेड, या फिर किया, कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ किया या फिर लिखा, बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कोई भी 5 लोगों का अगर ग्रुप है तो उनमें से किसी एक ने पूरा मैप बनाया, जैसे मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे टेररिस्ट पूरा मैप बनाते हैं कि ये मुंबई है, मुंबई का टेररिस्ट अटैक जब हुआ था उसकी जो भी मूवीज़ वगैरह रिलीज़ हुई है अगर देखी होंगी, तो ये मुंबई है, यहाँ पर जो ताज होटल है यहाँ पर अटैक करना है, ऐसा पूरा मैप बनाते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये मैप क्या हो गया, एनीथिंग विच इज़ रिटन विच शोज़ दैट देर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ दीज पीपल, है ना। ये दिखाता है ना कि कॉन्स्पिरेसी है, कोई एक जना खुद के लिए तो मैप बनाएगा नहीं, दूसरों को समझाने के लिए बनाता है ना। मनी हाइस्ट देखा होगा आप लोगों ने, मनी हाइस्ट में वो क्या करता है, जो प्रोफेसर होता है पूरा मैप बना के उन लोगों को समझाता है कि यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से बैंक है, ये इस रास्ते से जाएंगे और सबको कैप्टिव करेंगे, कैप्टिवेट, और फिर उसके बाद ये करके पूरा गोल्ड वगैरह पिघला के जो भी करना है, यहाँ पर गोल्ड सिचुएटेड है ये सब, और फिर क्या करेंगे, उसको यहाँ से लेके निकल जाएंगे। पूरा प्लान बनाता है वो मैप के थ्रू। तो ये क्या हो गया, ये एनीथिंग विच इज़ रिटन, एनीथिंग विच इज़ सेड। अब प्रोफेसर बोलता भी तो है, ऐसा तो नहीं सिर्फ मैप में शो कर देता है गूंगा बन के, नहीं कुछ बोलता भी है ना। तो एनीथिंग सेड, डन, रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन, जो कॉमन इंटेंशन का रेफरेंस दे रहा है, आफ्टर टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम। मतलब आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम, मतलब एक जने ने इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा हम मनी हाइस्ट करते हैं, तो तब से स्टार्टिंग से, स्टार्ट ऑफ द पॉइंट से, जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ, जो भी कहा गया, सुना, एक्ट किया, वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा, वो क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा और रेलेवेंट होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखो, अब यहाँ जो प्रोफेसर था उसने 4-5 लोग इकट्ठे किए कि इसका नाम टोक्यो, इसका नाम वॉटेवर, 4-5 लोग इकट्ठे किए, ठीक है। ये 4-5 लोग इकट्ठे करने के लिए जब वो उसने इकट्ठे किए ना, ये क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट। उसने एक्सप्लेन किया अपना इंटेंशन कि हम लोग मनी हाइस्ट करेंगे, कॉमन इंटेंशन उसने इंट्रोड्यूस किया, एंटरटेन किया। तो वहाँ से जब उसने लोग इकट्ठे किए, अपना इंटेंशन इंट्रोड्यूस किया, वहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया।
वहाँ से जो भी कहा उसने, जो भी किया या जो भी लिखा, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। ये बोल रहा है सेक्शन 8। और ये सब लोग जो जो उसका पार्ट है, ये लोग सब क्या होंगे, कॉन्स्पिरेटर्स होंगे। Then 9 says that when facts not otherwise relevant become relevant. तो इससे क्या याद आया, कुछ याद आया होगा आपको, एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई। यस, तो प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है? प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स कि कोई भी पर्सन, जैसे दृश्यम मूवी देखी होगी, तो उसमें वो क्या बोलता है कि हम उस डेट पे तो प्रेजेंट ही नहीं थे यहाँ पर, हम लोग कहाँ थे, हम सत्संग के लिए, सत्संग सुनने गए थे पणजी, राइट। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई हो गया कि मैंने तो ये ऑफेंस कमिट किया ही नहीं क्योंकि मैं तो उस दिन कहीं और था। प्ली ऑफ एलिबाई कि कोई फैक्ट रेलिवेंट, उसका ये बताना कि मैं तो उस दिन कहीं और पणजी सत्संग सुनने गया था, या फिर मैं तो मान लो किसी और तारीख, वो ऐसे हंस खेल के जज को बता रहा है मैं तो सत्संग पणजी सत्संग सुनने जाता हूँ और ये रेलेवेंट है क्या जज के लिए? जज को कोई मतलब है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो? नहीं है ना मतलब। पर ये वो किसी केस से रिलेटेड बता रहा है। मान लो 2 अक्टूबर को कुछ ऑफेंस कमिट हुआ, तो ये बता रहा है 2 अक्टूबर को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं था ही नहीं गोवा में, मैं तो पणजी गया था, सॉरी मैं तो मान लो कहीं और मुंबई गया था। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये तब रेलेवेंट हो गया ना। ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं था, बट अब ये जो फैक्ट एंड इशू है इससे कनेक्ट होके रेलेवेंट हो गया ना। तो ये क्या हो गया, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, राइट। तो इफ दे आर inconsistent with any fact, they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact if by themselves or in connection with other facts they make the existence of non-existence of any fact and issue relevant facts highly probable। अब वो उस दिन जब वो क्राइम हुआ था तब वो कहीं और था, किसी और जगह था, किसी और सिटी था। मान लो कोई क्राइम दिल्ली में हुआ और वो आदमी था कहाँ, गुड़गांव में, है ना। अब उसे गुड़गांव से ट्रैफिक वगैरह देख के मतलब टाइम तो लगेगा ना आने में। मान लो वो पर्सन किसी और स्टेट में था, मान लो क्राइम हुआ एमपी में और वो पर्सन था राजस्थान में, भाई उसे 8-9 घंटे तो लगेंगे ना आने जाने में। तो ये क्या हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया। वैसे रेलेवेंट नहीं है, बट वो जो फैक्ट एंड इशू है उसको क्या करवा रहा है, हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल प्रूव कर रहा है कि इस फैक्ट का होना या ना होना या तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है, या हाईली इम्प्रोबेबल है। अब जैसे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। ये क्वेश्चन है कि ए ने क्राइम कमिट किया चेन्नई में, पर ए बोल रहा है मैं तो उस दिन लद्दाख में था। ये चीज़ क्या हो गई, रेलेवेंट हो गई। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू। इनकन्सिस्टेंट है कोई भी फैक्ट इन इशू से, and if by themselves or in connection with other fact they make existence or non existence of fact and issue। वो क्या कर रहे हैं, फैक्ट एंड इशू है, या तो उसका एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं या फिर उसका इन एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। अब सेक्शन 10, इन सूट्स विच damages are claimed any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। डैमेजेस वाले सूट की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि
अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या होना चाहिए, मान लो जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स है ना, उनको कितना हार्म हुआ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कि इतने सारे उन पे ऑपरेशन सर्जरीज होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कोर्ट के क्या काम आ रही है, ये डिटरमाइन करने में काम आ रही है कि उनको कितने डैमेजेस प्रोवाइड होने चाहिए, है ना, कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उन्हें, तो ये भी क्या होगा, रेलेवेंट होगा। अब सेक्शन 11 से वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।